नमस्कार। आज का हमारा विषय है भारत की न्यूक्लियर एनर्जी यानी परमाणु ऊर्जा। हमारे पास एक संपादकीय है जो इस विषय की गहराइयों में उतरता है और ये टॉपिक सरकारी परीक्षाओं, खासकर यूपीएससी के नजरिए से बहुत अहम है। बिल्कुल, क्योंकि ये भारत की एनर्जी सिक्योरिटी, इकोनॉमी और साइंस एंड टेक तीनों को एक साथ जोड़ता है। हाँ, तो इस चर्चा का मकसद है इस लेख में दिए गए तर्कों को समझना। जी, हम जानेंगे कि मौजूदा कानूनों में क्या कमियां हैं, प्राइवेट इन्वेस्टमेंट क्यों नहीं आ रहा और लेखक ने क्या समाधान सुझाए हैं। बिल्कुल। सोचिए, भारत जैसे विशाल देश को अपनी ऊर्जा जरूरतें पूरी करने के लिए एक साफ और भरोसेमंद स्रोत की कितनी जरूरत है। और न्यूक्लियर एनर्जी इसका जवाब हो सकती है। हो सकती है, लेकिन आजादी के समय का एक कानून और कुछ हालिया रुकावटें इसके रास्ते में खड़ी हैं। तो चलिए इसी पहेली को परत दर परत खोलते हैं। तो शुरुआत करते हैं बिल्कुल जड़ से। लेख में 1962 के एटॉमिक एनर्जी एक्ट का जिक्र है। हाँ, जाहिर है 1962 का भारत और आज का भारत बहुत अलग है, प्राथमिकताएं भी अलग थीं। बिल्कुल अलग। तो सवाल यह है कि वो कानून जो उस दौर में जरूरी था, आज हमारे रास्ते का पत्थर कैसे बन गया है। ये बिल्कुल सही पॉइंट है। उस कानून की बुनियाद एक ऐसे विचार पर रखी गई थी जहां परमाणु से जुड़ी हर चीज पर सरकार का मतलब पूरा नियंत्रण हो। और उस समय के हिसाब से शायद सही भी था। बिल्कुल, उस दौर के हिसाब से सही था क्योंकि भारत एक नई परमाणु शक्ति के तौर पर उभर रहा था और सुरक्षा सबसे ऊपर थी। लेकिन अब 60 साल बाद जब हमारी ज़रूरतें बदल गई हैं, वो ढांचा बहुत सीमित महसूस होता है। कि सीमित किस तरह से? देखिए, आज हमें सिर्फ परमाणु बम नहीं बल्कि बड़े पैमाने पर बिजली चाहिए और इसके लिए अरबों डॉलर का निवेश, नई टेक्नोलॉजी और वैश्विक विशेषज्ञता की ज़रूरत है। और ये पुराना कानून निजी क्षेत्र को आने नहीं देता। हाँ, ये उनके लिए दरवाजे लगभग बंद ही रखता है। लेख का तर्क यही है कि हम 21वीं सदी की ऊर्जा चुनौतियों से 20वीं सदी के कानून से नहीं लड़ सकते। मतलब इरादा तो अच्छा था, पर अब वो कानून आउट ऑफ डेट हो गया है। इसी सिलसिले में एक और कानून का जिक्र है, सिविल लायबिलिटी फॉर न्यूक्लियर डैमेज एक्ट, मतलब CLND एक्ट 2010। जी, इसे तो लाया ही इसलिए गया था ताकि विदेशी कंपनियां भारत में आएं, उन्हें एक सुरक्षा का एहसास हो। हाँ, यही मकसद था। पर लेख कहता है कि इसका असर उल्टा हो गया। ये एक चोक पॉइंट कैसे बन गया? यहाँ एक बहुत ही दिलचस्प कानूनी पेच है। इस कानून का मकसद था कि अगर कोई परमाणु दुर्घटना होती है तो जिम्मेदारी तय हो। ठीक है। इसमें ऑपरेटर यानी जो प्लांट चला रहा है, जैसे कि NPCIL, उसकी लायबिलिटी को सीमित कर दिया गया। ये तो ठीक लगता है। हाँ, ये तो ठीक था, लेकिन कानून के एक सेक्शन की व्याख्या ऐसी हुई कि सारा बोझ सप्लायर्स पर आ गया। सप्लायर्स मतलब वो कंपनियां जो पुर्जे या सेवाएं देती हैं। बिल्कुल, जो रिएक्टर के लिए उपकरण, पुर्जे या कोई भी सर्विस देती हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि हम अपनी ही ऊर्जा सुरक्षा के रास्ते में एक कानूनी दीवार खड़ी करके बैठ गए। बिल्कुल, यही हुआ। ये एक क्लासिक केस है जहां कानून का इरादा अच्छा था पर उसका असर बिल्कुल उल्टा हो गया। और ये जिम्मेदारी कितनी थी? यही तो समस्या थी। ये जिम्मेदारी असीमित थी, अनलिमिटेड लायबिलिटी। असीमित, कोई सीमा नहीं। कोई सीमा नहीं। अब आप सोचिए, कोई अमेरिकी, फ्रांसीसी या जापानी कंपनी जो दुनिया भर में काम कर रही है, वो भारत में क्यों आएगी? सही बात है। जहां एक छोटी सी गड़बड़ी के लिए उस पर अरबों डॉलर का असीमित जुर्माना लग सकता है। एग्जैक्टली। उन्हें अपना फाइनेंशियल रिस्क पता ही नहीं है। नतीजा ये हुआ कि विदेशी कंपनियों ने भारत के साथ काम करने से अपने हाथ पीछे खींच लिए। और हमारा न्यूक्लियर प्रोग्राम धीमा पड़ गया। हाँ, जो रफ्तार वो पकड़ सकता था वो इस एक कानूनी व्याख्या की वजह से ठप सा पड़ गया। तो एक तरफ तो ये देनदारी का कानूनी पेंच है जो विदेशी कंपनियों को डराता है, लेकिन मुझे लगता है डर सिर्फ पैसे का नहीं बल्कि नियंत्रण खोने का भी होगा। यहीं पर शायद वो स्ट्रेटेजिक वाली बात आती है ना? आपने बिल्कुल सही नब्ज पकड़ी है। ये दूसरी और शायद सबसे बड़ी मनोवैज्ञानिक बाधा है। मौजूदा एटॉमिक एनर्जी एक्ट कहता है कि निजी कंपनियों को स्ट्रेटेजिक यानी रणनीतिक माने जाने वाले क्षेत्रों में काम करने की इजाजत नहीं है। ठीक है। अब सबसे बड़ी समस्या ये है कि कानून में कहीं भी स्ट्रैटेजिक की परिभाषा ही नहीं दी गई है। अच्छा, तो इसकी कोई साफ परिभाषा नहीं है? कोई परिभाषा नहीं है। मतलब ये पूरी तरह से सरकार की मर्जी पर है कि वो कब किस पुर्जे को स्ट्रेटेजिक घोषित कर दे। बिल्कुल, ये तो बहुत ज्यादा अनिश्चितता है। यही अनिश्चितता निजी कंपनियों को सबसे ज्यादा डराती है। एक निवेशक सोचेगा कि आज मैं अरबों पे रुपए लगाकर एक फैक्ट्री लगा रहा हूं जो न्यूक्लियर प्लांट के लिए पंप बनाती है, और कल को सरकार उसे स्ट्रेटेजिक घोषित कर दे। हाँ, कल को सरकार एक नोटिफिकेशन निकाल कर कह दे कि ये पंप स्ट्रैटेजिक है और इस फैक्ट्री पर सरकार का नियंत्रण होगा। जब आपके बिजनेस पर इस तरह की तलवार लटकी हो तो कोई भी इतना बड़ा जोखिम क्यों लेगा? सही बात है।
ये निवेश के लिए एक बहुत बड़ा डिटरेंट यानी रुकावट है। और ये सीधे तौर पर मालिकाना हक यानी ओनरशिप के सवाल से जुड़ जाता है। बिल्कुल, अगर मुझे यही भरोसा नहीं है कि जो मैं बना रहा हूं वो मेरा रहेगा भी या नहीं, तो मैं निवेश क्यों करूंगा? बिल्कुल। और ये सिर्फ एक डर नहीं है, ये कानून में लिखा है। एटॉमिक एनर्जी एक्ट का सेक्शन 25 साफ-साफ कहता है कि परमाणु ऊर्जा से जुड़ी किसी भी खोज, आविष्कार या प्लांट पर अंतिम अधिकार सरकार का होगा। भले ही उसे किसी निजी कंपनी ने बनाया हो। हाँ, भले ही उसे किसी निजी कंपनी ने अपने पैसे और मेहनत से बनाया हो। आज के दौर में ये सोचना भी अजीब है, कोई कंपनी एक पूरा न्यूक्लियर पावर प्लांट खड़ा करे और उसे ये भी गारंटी ना हो कि वो संपत्ति उसकी अपनी रहेगी। ये तो निवेश के मूल सिद्धांत के ही खिलाफ है। बिल्कुल। इसलिए लेखक दो बड़े सुझाव देते हैं। क्या है वो? पहला, CL&D एक्ट में सप्लायर की लायबिलिटी को साफ और सीमित किया जाए, और दूसरा, एटॉमिक एनर्जी एक्ट में स्ट्रेटेजिक की परिभाषा तय की जाए और निजी कंपनियों को मालिकाना हक की गारंटी दी जाए। ठीक है, तो समस्याएं तो अब काफी साफ है और आपस में जुड़ी हुई हैं। जी। कानूनी देनदारी, स्ट्रेटेजिक शब्द की मनमानी व्याख्या का डर और मालिकाना हक की कमी। ये एक तरह का गॉर्डियन नॉट है। अब सवाल यह है कि इसे सुलझाया कैसे जाए। लेख समाधान की बात भी तो करता है। हाँ, करता है। सिर्फ कानूनी बदलावों के अलावा गवर्नेंस को लेकर भी एक सुझाव है। हाँ, और ये यूपीएससी के गवर्नेंस वाले पेपर के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। लेख एक पारदर्शी और स्वतंत्र रेगुलेटरी बॉडी यानी रेगुलेटरी बॉडी की बात करता है। हमारे पास एटॉमिक एनर्जी रेगुलेटरी बोर्ड AIRB तो है, लेकिन उसकी स्वतंत्रता और नियुक्ति प्रक्रिया पर हमेशा से सवाल उठते रहे हैं। लेखक का सुझाव है कि AERB के लिए एक सर्च कमेटी मॉडल अपनाया जाए। सर्च कमेटी मॉडल, जैसा कि इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटरी कमीशंस के लिए होता है। बिल्कुल वैसा ही। ये सुनने में तो बहुत अच्छा लगता है, एक सर्च कमेटी। लेकिन क्या सिर्फ एक कमेटी बनाने से स्वतंत्रता की गारंटी मिल जाती है? आखिर कमेटी के सदस्य भी तो कहीं ना कहीं से सरकार द्वारा ही चुने जाएंगे। आपका सवाल बहुत जायज है। क्या ये कॉस्मेटिक बदलाव होके नहीं रह जाएगा? देखिए, ये कोई जादुई छड़ी नहीं है, लेकिन सर्च कमेटी मॉडल का फायदा ये है कि ये प्रक्रिया को पारदर्शी बनाता है। अच्छा। जब एक कमेटी जिसमें उस क्षेत्र के विशेषज्ञ हों, उम्मीदवारों के नामों पर विचार विमर्श करके सरकार को सिफारिश करती है, तो राजनीतिक दखलंदाजी की गुंजाइश कम हो जाती है। मतलब नियुक्ति का आधार योग्यता बनता है। हाँ, न कि कुछ और। जब निवेशकों को, चाहे वो देशी हों या विदेशी हों, ये भरोसा होता है कि नियामक संस्था स्वतंत्र और निष्पक्ष है, तो उनका पूरे सिस्टम पर भरोसा बढ़ता है। तो ये एक मजबूत शुरुआत है। बिल्कुल। चलिए, मान लिया कि गवर्नेंस का मुद्दा भी सुलझ गया, लेकिन आखिर में बात तो पैसे पे ही आती है ना? हमेशा। न्यूक्लियर पावर महंगी है और हमारी बिजली कंपनियों यानी डिस्कॉम्स की हालत किसी से छिपी नहीं है। जी, वो पहले से ही हजारों करोड़ के घाटे में है। तो वो महंगी बिजली क्यों खरीदेंगे? ये तो एक डेड एंड लगता है। ये इस पूरी पहेली का सबसे व्यवहारिक और आर्थिक रूप से जटिल हिस्सा है। और आपने बिल्कुल सही कहा, ये एक दुष्चक्र है। कैसे? न्यूक्लियर प्लांट बनाने वाली कंपनी को खरीदार चाहिए और डिस्कॉम्स को सस्ती बिजली चाहिए। मौजूदा व्यवस्था में, जहां केंद्र सरकार दाम तय करती है, कोई लचीलापन नहीं है। नतीजा ये होता है कि प्लांट शायद बन भी जाए, लेकिन उसकी बिजली कोई खरीदता नहीं। हाँ, वो बिजली ग्रिड में पड़ी रह सकती है क्योंकि कोई खरीदारी नहीं है। तो फिर इसका रास्ता क्या है? क्या डिस्कॉम्स की हालत सुधरने का इंतजार करें? जिसमें दशकों लग सकते हैं। हाँ। नहीं तो फिर? लेखक ने एक बहुत ही इनोवेटिव और बाजार आधारित समाधान सुझाया है। वो कहते हैं कि इलेक्ट्रिसिटी एक्ट 2003 के सेक्शन 37 में संशोधन किया जाए। और उस संशोधन से क्या होगा? इस संशोधन के जरिए कुछ खास तरह के ग्राहकों को सीधे न्यूक्लियर पावर प्लांट से बिजली खरीदने की इजाजत दे दी जाए, बिना डिस्कॉम्स के जरिए गए। हाँ, बिना डिस्कॉम्स के। ये कौन हो सकते हैं खास ग्राहक? ये वो ग्राहक हैं जिन्हें 24 घंटे 7 दिन बिना किसी रुकावट के भरोसेमंद बिजली चाहिए। और वो इसके लिए ज्यादा कीमत देने को भी तैयार हैं। बिल्कुल। जैसे कि बड़े बड़े डेटा सेंटर्स जिनका पूरा कारोबारी बिजली पर टिका है। अच्छा, डेटा सेंटर्स। या फिर स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स SEZs, बड़े इंडस्ट्रियल पार्क्स या बड़े कमर्शियल कॉम्प्लेक्सेस। ये ग्राहक न्यूक्लियर पावर कंपनियों के साथ सीधे प्राइवेट पावर परचेज एग्रीमेंट्स कर सकते हैं। ये तो एक बहुत ही स्मार्ट आइडिया लगता है, लेकिन क्या इससे चेरी पिकिंग का खतरा नहीं होगा? मतलब सबसे अच्छे और अमीर ग्राहक जो समय पर बिल चुकाते हैं, वो तो सीधे प्लांट से बिजली ले लेंगे, और घाटे में चल रही डिस्कॉम्स के पास सिर्फ वो ग्राहक बचेंगे जो या तो बिल नहीं देते या कम कीमत चुकाते हैं। इससे डिस्कॉम्स की हालत और खराब नहीं हो जाएगी?
ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है और इस सुधार का एक संभावित नकारात्मक पहलू भी है। चेरी पिकिंग का खतरा बिल्कुल है। तो फिर लेकिन हमें ट्रेड ऑफ देखना होगा। अभी की स्थिति में न्यूक्लियर पावर का कोई खरीदार ही नहीं है और नया निवेश आ ही नहीं रहा। ये समाधान कम से कम सेक्टर को एक शुरुआत तो देता है। एक तरह से जान फूंकने जैसा। हाँ, इससे न्यूक्लियर कंपनियों को एक सुनिश्चित बाजार मिलता है जिससे वो बैंकों से लोन ले सकती हैं और नए प्लांट लगा सकती हैं। एक बार जब सेक्टर में गति आ जाएगी, उत्पादन बढ़ेगा और टेक्नोलॉजी बेहतर होगी, तो धीरे धीरे बिजली की लागत भी कम होगी। और उसका फायदा बाद में डिस्कॉम्स और आम ग्राहकों को भी मिल सकता है। ये एक तरह से सेक्टर को जिंदा रखने के लिए एक जरूरी कदम है। तो अगर मैं सब कुछ जोड़कर देखूं, जी, लीगल क्लैरिटी फॉर सप्लायर्स, स्ट्रेटेजिक की परिभाषा को फिर से देखना, ओनरशिप की गारंटी, एक स्वतंत्र रेगुलेटर और बिजली के लिए एक नया बाजार बनाना, ये तो सिर्फ एक दो नियमों में बदलाव की बात नहीं है। ये तो पूरे न्यूक्लियर इकोसिस्टम को जड़ से बदलने की बात हो रही है। बिल्कुल, ये एक समग्र होलिस्टिक सुधार है। यहाँ बात सिर्फ कुछ हजार मेगावाट बिजली और बनाने की नहीं है, इसके दूरगामी परिणाम है। जैसे कि पहला और सबसे बड़ा, ये भारत को 2070 तक नेट जीरो उत्सर्जन के अपने लक्ष्य को पाने में बहुत बड़ी मदद करेगा। हाँ, क्लीन एनर्जी। दूसरा, ये कोयले और गैस के आयात पर हमारी निर्भरता कम करेगा, जिससे हमारी ऊर्जा सुरक्षा मजबूत होगी। और तीसरा ये कि जब निजी और विदेशी कंपनियां भारत में न्यूक्लियर प्लांट के पुर्जे बनाएंगी, तो इससे हाईटेक मैन्युफैक्चरिंग को जबरदस्त बढ़ावा मिलेगा और हजारों नई अच्छी तनख्वाह वाली नौकरियां पैदा होंगी। मतलब इसका असर हमारी अर्थव्यवस्था, पर्यावरण और विदेश नीति तीनों पर पड़ेगा। हाँ, तीनों पर। तो आज की चर्चा से ये साफ है कि भारत की परमाणु ऊर्जा क्षमता को पूरी तरह से अनलॉक करने के लिए किसी एक चांदी की गोली से काम नहीं चलेगा। बिल्कुल नहीं। इसके लिए कई कानूनों, नियमों और सबसे बढ़कर मानसिकता में एक साथ बदलाव की जरूरत है। ये एक जटिल प्रक्रिया है जिसमें कानूनी, आर्थिक और प्रशासनिक हर तरह की चुनौतियां हैं। सही कहा। और इसीलिए लेख का अंत इस बहुत ही सटीक पंक्ति से होता है, द हार्ड वर्क बिगिंस नाउ। यानी असली मेहनत तो अब शुरू होती है। बिल्कुल। ये सुझाव देना एक बात है, लेकिन इन सुधारों को जमीन पर उतारने के लिए एक मजबूत राजनीतिक इच्छा शक्ति यानी स्ट्रॉन्ग पॉलिटिकल विल की जरूरत होगी। और ये चर्चा हमारे श्रोताओं के लिए एक अहम सवाल छोड़ जाती है। इन सभी प्रस्तावित सुधारों को लागू करने में असली बाधा क्या हो सकती है? क्या ये विभिन्न मंत्रालयों जैसे ऊर्जा, कानून और वित्त मंत्रालय के बीच तालमेल की कमी होगी? या राज्यों का असहयोग, क्योंकि बिजली एक संवर्ती सूची का विषय है? या फिर हमारी नौकरशाही की वो जानी पहचानी सुस्ती, जिसे हम ब्यूरोक्रेटिक इनर्शिया कहते हैं? इस पर विचार करना जरूरी है, क्योंकि असली चुनौती कानून बनाने में नहीं, बल्कि उसे प्रभावी ढंग से लागू करने में है।